आज ओशो दर्शन में हम लोग भगवान ओशो द्वारा ही दी गई आख्यान उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे, जो विषय है शिक्षा, समाज और क्रांति। जो इस प्रकार है। शिक्षक का और समाज का संबंध अब तक अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ है। संबंध क्या है? शिक्षक और समाज के बीच आज तक संबंध यह है कि शिक्षक गुलाम है और समाज मालिक। शिक्षक से काम समाज कौन सा लेता है? शिक्षक से समाज काम यह लेता है कि उसकी पुरानी ईर्ष्याएँ, उसकी पुरानी इच्छाएँ, पुराने द्वेष, उसके पुराने विचार, वह सब जो हजारों वर्षों से लाते हैं मनुष्य के मन पर, शिक्षक नए बच्चों के मन में उसको प्रविष्ट करा दे। मरे हुए लोग, मरते जाने वाले लोग जो वसीयत छोड़ गए हैं, चाहे वह ठीक हो या गलत, उसे वह नए बच्चों के मन में प्रवेश करा दें। समाज शिक्षक से यह काम लेता रहा है और शिक्षक इस काम को करता रहा है। यह आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षक के ऊपर एक बहुत बड़ी लांछन है। बहुत बड़ी लांछना यह है कि हर सदी जिन बीमारियों से पीड़ित होती है, उन बीमारियों को शिक्षक आगे आने वाली सदी में संक्रमित कर देता है। जो समाज चाहता है, यह इसलिए चाहता है कि समाज का ढांचा, समाज के ढांचे से जुड़े हुए स्वार्थ, समाज के ढांचे से जुड़े गए अंधविश्वास, ये भी मरना नहीं चाहते, ये भी समाज में रहना चाहते हैं। इस कारण समाज शिक्षक का आदर भी करता है, आदर करने की प्रवृत्ति भी दिखलाता है, क्योंकि बिना शिक्षक की खुशामद किए, बिना शिक्षक को आदर किए शिक्षक से कोई काम लेना असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक जो है वह गुरु है, आदरणीय है, उसकी बात मानने योग्य है, उसका सम्मान किया जाने योग्य है। क्यों? क्योंकि जो समाज अपने बच्चों में अपने मन की सारी धारणाओं को छोड़ जाना चाहता है, उसके सिवा उसको कोई मार्ग नहीं। जैसे हिंदू बाप अपने बेटे को भी हिंदू बनाकर ही मरना चाहता है, मुसलमान बाप अपने बेटे को मुसलमान बनाकर मरना चाहता है। हिंदू बाप का मुसलमान से जो झगड़ा था, वह भी अपने बच्चों को दे जाना चाहता है। यह कौन देगा? यह कौन संक्रमित करेगा? यह शिक्षक करेगा। पुरानी पीढ़ी की जो अंधश्रद्धाएँ हैं, वह पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर थोप देना चाहती है। अपने शास्त्र, अपने गुरु सब थोप जाना चाहती है। यह कौन करेगा? तो यह काम वह शिक्षक से लेता है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होता है कि दुनिया में भौतिक समृद्धि तो विकसित होती है, लेकिन मानसिक शक्ति विकसित नहीं हो रही है। मानसिक शक्ति विकसित हो ही नहीं सकती जब तक कि हम अतीत के भार और विचार से बच्चों को मुक्त न करें। एक छोटे से बच्चे के मस्तिष्क पर 5-10 हजार साल के संस्कारों का भार है। उस भार के नीचे उसके प्राण दबे जाते हैं। उस भार में उसकी चेतना की ज्योति, उसके खुद का व्यक्तित्व उठना असंभव है। तो दुनिया में भौतिक समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि भौतिक समृद्धि को जहाँ हमारे माँ बाप छोड़ते हैं, उसे बच्चे आगे ले जाते हैं। लेकिन मानसिक समृद्धि नहीं बढ़ते, क्योंकि मानसिक समृद्धि में हम अपने माँ बाप से आगे जाने को तैयार नहीं। इसलिए दुनिया में समृद्धि बढ़ती है भौतिक, लेकिन मानसिक दीनता बढ़ती चली जाती है। और जब मन छोटा और भौतिक समृद्धि ज़्यादा हो तो खतरे पैदा हो जाते हैं। जिस भांति हम भौतिक जगत में अपने माँ बाप से आगे बढ़ते हैं, जरूरी है कि बच्चे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दें। इसमें माँ बाप का अपमान नहीं, बल्कि इसी में सम्मान है। ठीक ठीक पिता वही है, ठीक ठीक पिता का प्रेम वही है कि वह चाहे कि उसका बच्चा हर दृष्टि से उसे पीछे छोड़े। विकासशील कोई भी सृजनात्मक प्रक्रिया भविष्य की ओर उत्सुक होती है, अतीत की ओर नहीं। हमारी सारी शिक्षा अतीत की ओर उत्सुक है।
हमारे सारे सिद्धांत, हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे आदर्श अतीत से लिए जाते हैं। अतीत का मतलब है जो मर गया, जो बीत गया। हजार हजार वर्ष जिसे बीते हो गए, वह सारी धारणाएं हम उन बच्चों के मन पर थोपना चाहते हैं। न केवल थोपना चाहते हैं, बल्कि उसी बच्चे को हम आदर्श कहेंगे जो उन धारणाओं के अनुकूल अपने को सिद्ध कर देता है। यह कौन करता रहा है? यह काम शिक्षक से लिया जाता है, और इस भांति शिक्षक का शोषण समाज के ठेकेदारों ने भी किया है, धर्म के ठेकेदारों ने भी किया, और राज्य के ठेकेदारों ने भी किया। और शिक्षक को यह भुलावा दिया जाता है कि वह ज्ञान का प्रसारक है। वह ज्ञान का प्रसारक नहीं है। जैसे उसकी स्थिति है, वह उस ज्ञान को स्थापित और अस्थायी रखने वाला है। जो उत्पन्न हो चुका है और जो हो सकता है उसमें बाधा देने वाला है। वह हमेशा अतीत के घेरे से बाहर नहीं उठने देना चाहता है, और इसका परिणाम यह होता है कि हजार हजार साल तक न मालूम किस किस प्रकार की नासमझियाँ, न मालूम किस किस तरह के अज्ञान चलते चले जाते हैं। उसको मरने नहीं दिया जाता, उसको मरने का मौका नहीं दिया जाता। राजनीतिज्ञ भी यह समझ गया है, इसलिए शिक्षक का शोषण राजनीतिज्ञ भी करता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसका शिक्षक को कोई बोध नहीं है कि उसका शोषण होता है। सेवा के नाम पर कि वह समाज की सेवा करता है कि उसका शोषण होता है, इसका शिक्षक को कोई बोध नहीं है किस किस तरह का शोषण होता है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षकों की एक विराट सभा में बोलने मैं गया था। शिक्षक दिवस था, तो मैंने उनसे कहा कि एक शिक्षक यदि राष्ट्रपति हो जाए तो इसमें शिक्षक का सम्मान क्या है? इसमें कौन से शिक्षक का सम्मान है? मेरी समझ में एक राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए तब तो शिक्षक का सम्मान भी समझ में आता है, लेकिन एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए, इसमें शिक्षक का सम्मान कौन सा है? एक राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए और कह दे कि यह व्यर्थ है और मैं शिक्षक होना चाहता हूँ और शिक्षक होना आनंद है, तब तो हम समझेंगे कि शिक्षक का सम्मान हो रहा है। लेकिन एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए, इसमें शिक्षक का सम्मान नहीं है, राजनीतिज्ञ का सम्मान है, इसमें राजनेता का सम्मान है। और जब एक शिक्षक सम्मानित होता है राष्ट्रपति होकर, तो फिर बाकी शिक्षक भी हेडमास्टर होना चाहें, स्कूल के इंस्पेक्टर होना चाहें, एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहें, तो कोई गलती है? सम्मान तो वहाँ है जहाँ पद है, और पद वहाँ है जहाँ राज्य है। लेकिन सारा ढांचा हमारा इस चिंतन का ऐसा है कि सब पीछे हैं, सबके ऊपर राज्य, सबके ऊपर राजनीतिक हैं। राजनीतिक जाने अनजाने शिक्षक के द्वारा अपने विचार की स्थिति को, अपनी धारणाओं को बच्चों में प्रवेश कराता है। धार्मिक भी करता रहा है यही। अभी हिंदुस्तान का मामला था, आज़ादी की लड़ाई थी, तो हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ कहते थे कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों राजनीति में भाग लें, क्योंकि देश की आज़ादी का सवाल है। फिर वे ही राजनीतिज्ञ हुकूमत में आ जाएं, सत्ता में आ गए, तो वे कहते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति से दूर रहें। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कहते हैं कि नहीं, विद्यार्थियों को दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी राजनीति में भाग लें। कल कम्युनिस्ट आ जाए हुकूमत में, तो वे कहेंगे कि अब तुम्हें इस राजनीति में भाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो जिस राजनीतिज्ञ के हित में है वही सत्य हो जाता है। जब जिस मौके पर और शिक्षक और विद्यार्थी को यही सत्य है, यह समझाने की कोशिश की जाती है। मेरी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति ठीक अर्थों में शिक्षक तभी हो सकता है जब उसमें विद्रोह की एक अत्यंत ज्वलंत अग्नि हो। जिस शिक्षक के भीतर विद्रोह की अग्नि नहीं है, वह केवल किसी न किसी नीति, स्वार्थ, या चाहे समाज, चाहे धर्म, चाहे राजनीति, या उसका एजेंट होगा। शिक्षक के भीतर एक ज्वलंत अग्नि होनी चाहिए, विद्रोह की, चिंतन की, सोचने की। लेकिन क्या हम में सोचने की अग्नि है?
और अगर नहीं है तो क्या आप भी एक दुकानदार नहीं हैं? शिक्षक होना बड़ी और बात है। शिक्षक होने का मतलब क्या है? क्या हम सोचते हैं? आप बच्चों को सिखाते होंगे, सारी दुनिया में सिखाया जाता है बच्चों को सिखाया जाता है कि प्रेम करो, लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आपकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था प्रेम पर नहीं, प्रतियोगिता पर आधारित है। किताब में सिखाते हैं कि प्रेम करो और आप भी पूरी व्यवस्था, पूरा इंतजाम प्रतियोगिता का करते हैं। जहाँ प्रतियोगिता है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? जहाँ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? प्रतिस्पर्धा तो ईर्ष्या का रूप है, जलन का रूप है। पूरी व्यवस्था तो जलन सिखाती है। एक बच्चा प्रथम आ जाता है तो दूसरे बच्चों से कहते हैं कि देखो तुम पीछे रह गए और यह पहले आ गया। आप क्या सिखा रहे हैं? आप सिखा रहे हैं कि प्रशंसा करो, प्रतिस्पर्धा करो, स्तुति भी करो, तुम आगे आओ। आप क्या सिखा रहे हैं? आप अहंकार सिखा रहे हैं कि जो आगे है वह बड़ा है, जो पीछे है वह छोटा है। लेकिन किताबों में आप कह रहे हैं कि विनीत बनो, और किताबों में आप समझा रहे हैं कि प्रेम करो, और आपकी पूरी व्यवस्था सिखा रही है कि घृणा करो, ईर्ष्या करो और आगे निकलो, दूसरे को पीछे हटाओ, और आपकी पूरी व्यवस्था उसको पुरस्कृत कर रही है। जो आगे आ रहे हैं उनको गोल्ड मेडल दे रही है, उनको सर्टिफिकेट दे रही है, उनके गले में मालाएं पहना रही है, उनके फ़ोटो छाप रही है, और जो पीछे खड़े हैं उनको अपमानित कर रही है। तो जब आप पीछे खड़े आदमी को अपमानित करते हैं तो क्या, और जब आगे खड़े आदमी को आप सम्मानित करते हैं तो उसके अहंकार को प्रबल नहीं करते हैं? और जब ये बच्चे इस भांति अहंकार में, ईर्ष्या में, प्रतिस्पर्धा में पाले जाते हैं तो यह कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम का हमेशा मतलब होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे आगे जाने दें। प्रेम तो यही कहता है, लेकिन प्रतियोगिता क्या कहती है? प्रतियोगिता कहती है कि मरने वाले के पीछे हो जाना और जीने वाले के आगे हो जाना। और हमारी शिक्षा क्या सिखाती है? प्रेम सिखलाती है या प्रतियोगिता सिखलाती है? और जब सारी दुनिया में प्रतियोगिता सिखाई जाती हो और बच्चों के दिमाग में कंपटीशन और एम्बिशन का जहर भरा जाता हो, तो उससे दुनिया अच्छी हो सकती है? जब हर बच्चा दुनिया से अच्छी तरह अवगत होगा और वास्तविकता को जानेगा, तभी वास्तविक शिक्षा होगी, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर थोपी गई है। शिक्षक बुनियादी रूप से इस जगत में सबसे बड़ा विद्रोही व्यक्ति होना चाहिए, तब वह पीढ़ियों को आगे ले जाएगा। और शिक्षक सबसे बड़ा दकियानूस है, सबसे बड़ा ट्रेडिशनलिस्ट है। वही दोहराया जाता है पुराने कचरे को। क्रांतिकारी शिक्षक में नई नई रुचि होती है, शिक्षक में होती नहीं। आपने सुना है कि कोई शिक्षक क्रांतिपूर्ण हो? शिक्षक सबसे ज़्यादा दकियानूस, सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, इसलिए शिक्षक सबसे खतरनाक है। समाज का उसमें हित नहीं है, वह हित नहीं कर पाता है, अहित करता है। शिक्षक को होना चाहिए विद्रोही। कौन सा विद्रोही? मकान में आग लगा दें आप, या कुछ और कर दें, या जाकर ट्रेन उलट दें, या बसों में आग लगा दें, वैसे विद्रोही नहीं। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, गलती से वैसा न समझे। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो मूल्य हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, उनके बाबत विद्रोह का रुख, विचार का रुख होना चाहिए और समाज में बदलाव होना चाहिए। नई पीढ़ी को आगे ले जाने की चुनौती होनी चाहिए। यही शिक्षक का असली रूप है।